अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हम करने वाले हैं बीटा शीट्स के बारे में कि बीटा शीट्स क्या बला है। ठीक है, बीटा शीट्स भी सेकेंडरी प्रोटीन जो है उन्हीं का एक पार्ट है। जैसे कि अल्फा हेलिक्सेस होते हैं वो हमारे पास जब प्राइमरी प्रोटीन सेकेंडरी प्रोटीन में कन्वर्ट होता है तो उसमें कुछ कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होती है जिसमें अल्फा हेलिक्स वन ऑफ देम था। ठीक है, तो अल्फा हेलिक्स क्या है वो हमारे पास हम अल्फा हेलिक्स वाले टॉपिक में कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने पढ़ना है बीटा शीट्स के बारे में कि बीटा शीट्स असल में क्या है और कैसे बनती है, क्या बला है। ठीक है, तो हमारे पास बीटा शीट्स है या इसका एक दूसरा नाम है बीटा प्लेटेड शीट्स। ठीक है, बीटा प्लेटेड शीट्स। अब प्लेटेड का मतलब वही प्लेटिंग करना, किसी चीज को तय करना। तो किसी चीज को कपड़ों को आप तय कर लेते हैं या जो लड़कियां साड़ी के लिए वो तय कर लेती है उसको गोल, या फ्रॉक में वो सीन होता है, सारा प्लेटिंग का सिस्टम होता है। तो अभी हम समझाएंगे कि बीटा प्लेटेड शीट्स का मतलब क्या है। ठीक है, तो बीटा शीट्स क्या है। बीटा शीट्स भी हमारे पास पार्ट ऑफ क्या है, सेकेंडरी प्रोटीन है। सेकेंडरी प्रोटीन्स की पार्ट है और उसके अलावा हमारे पास क्या है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट सेकेंडरी प्रोटीन है। सेकंड मोस्ट अबंडेंट सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर है। फर्स्ट पे क्या था, याद आ रहा है? फर्स्ट पे क्या था हमारे पास? फर्स्ट पे हमारे पास था अल्फा हेलिक्सेस, उसके बाद सेकंड मोस्ट जो सेकेंडरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर है उसमें बीटा शीट्स है। मतलब प्रोटीन में ज्यादा हमारे पास अल्फा हेलिक्सेस होती है, उसके बाद बीटा शीट्स होती है, उसके बाद बीटा टर्न्स और वो सारी चीजें वो इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में करेंगे। आज हमारे पास टॉपिक है बीटा शीट्स के बारे में। सेकंड मोस्ट अबंडेंट है। और देखो ये जो अल्फा क्या है हमारे पास, हेलिक्सेस है। अल्फा हेलिक्स हो गया या बीटा शीट है। अब बाज अगर बच्चों के जहन में जो ना क्वेश्चन आता है कि हमारे पास ये अल्फा हेलिक्स क्यों है, बीटा शीट क्यों है, मतलब हम अल्फा शीट क्यों नहीं बोलते या बीटा हेलिक्स क्यों नहीं बोलते। तो इसके मतलब दो जो मतलब एक्सप्लेनेशन हो सकती है। इसमें कोई खास कोई कंसेप्ट कुछ भी नहीं है। दो तरह की एक्सप्लेनेशन ये है। एक तो ये कि इन दोनों को ना पॉल ने डिस्कवर किया था। किसने? पॉल एक साइंटिस्ट था। तो उसने पहले हमारे पास डिस्कवर किया था अल्फा हेलिक्सिस को, मतलब उसने हेलिक्सिस को डिस्कवर किया था, हेलिसिस को, और बाद में उसने शीट्स को डिस्कवर किया था। तो पहले उसने हेलिसिस को डिस्कवर किया था इसलिए उसको अल्फा नाम दे दिया। अल्फा पहले आता है, उसके बाद उसने शीट्स को डिस्कवर किया तो उसने बेटा शीट्स बोल दिया, बीटा शीट्स बोल दिए। तो ये हमारे पास इस लिहाज से भी है। दूसरे इसकी यही रीजन भी बंदा कह सकता है कि जो अल्फा हेलिसिस है, जो हेलिसिस है वो मोस्ट अबंडेंट है, वो पहले पोजीशन पे, तो वो अल्फा हेलिसिस है। और बीटा शीट सेकंड मोस्ट अबंडेंट है, तो वो बीटा जो है वो अल्फा के बाद आता है। तो बीटा के साथ मतलब शीट्स के साथ बीटा होने लगा। यही दो रीजन हो सकती है, बाकी इनकी कोई खास रीजन नहीं है कि अल्फा या बीटा इसके साथ क्यों लगाया जाता है। उसके बाद हमने कर लिया कि ये हमारे पास क्या है, वो सेकेंडरी प्रोटीन्स हैं। ये क्या हमारे पास सेकेंडरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, बीटा शीट। क्या है हमारे पास? बीटा शीट्स। तो हमने इस बीटा शीट्स में और कोई मुश्किल काम नहीं है, मेन चीज है इसका स्ट्रक्चर समझना। क्या समझना? इसका स्ट्रक्चर समझना। तो बीटा शीट्स है हमारे पास, ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन ही है। क्या है हमारे पास? पॉलीपेप्टाइड चेन है। लेकिन वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है उनकी लेटरल अरेंजमेंट होती है। लेटरल अरेंजमेंट क्या है, मतलब ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसके साथ इस तरह फिर पॉलीपेप्टाइड चेन है, फिर पॉलीपेप्टाइड चेन है, फिर पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो हमारे पास लेटरल अरेंजमेंट होती है। एक तो ये बात है कि बीटा शीट्स की लेटरल अरेंजमेंट होती है। उसके बाद इसमें कम से कम मतलब इक्वल और मोर देन टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है। इक्वल और मोर देन टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स। अब ये जरूरी नहीं है टू मोर देन, या मतलब ये दो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन हो। एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो ऐसे भी हो सकते कि ये पूरा पॉलीपेप्टाइड चेन है, या से उसमें कर्व आके ये दोबारा मुड़ जाए। तो अब देखो इस जगह पे इन दोनों की अरेंजमेंट ऐसी हो गई, तो ये सीन भी हो सकता है। लेकिन ये जो पॉलीपेप्टाइड सेगमेंट्स है, ठीक है, बेसिकली इसको चेन की जगह अगर सेगमेंट्स बोल दे कि टू पॉलीपेप्टाइड सेगमेंट्स रिक्वायर है, तो वो बात ज्यादा अच्छी है कि कम से कम दो पॉलीपेप्टाइड्स हों, मतलब एक ये और एक ये सेगमेंट, दो सेगमेंट हों। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन दो कम से कम जरूरी है। तो उसके लिए बनता है हमारे पास बीटा शीट। क्या बनती है उससे? बीटा शीट बनती है। अब बीटा शीट में देखो, हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ही डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर समझ आ गया तो बाकी तो और इसमें कोई चीज है नहीं। दो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है या पॉलीपेप्टाइड सेगमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहले हमने बीटा जो स्ट्रैंड है उसको समझना। बीटा स्ट्रैंड क्या चीज है? बीटा स्ट्रैंड हमारे पास, हमने कहा ना कि कम से कम दो पॉलीपेप्टाइड सेगमेंट्स चाहिए, तो उसमें से जो एक सेगमेंट होता है उसको बीटा स्ट्रैंड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? बीटा स्ट्रैंड। अब ये जो बीटा स्ट्रैंड है बेसिकली ये है क्या? ये सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स है।
सीक्वेंस ऑफ क्या है, अमीनो एसिड्स है, तो इसमें भी अमीनो एसिड्स होंगी। लेकिन देखो हम कोई अमीनो एसिड है तो उसको ड्रा करते हैं तो हम कहते हैं कि ये कोई सी अल्फा है, उस पर कोई आर ग्रुप है, इसके एक साइड पे हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ एच है, दूसरे साइड पे हमारे पास क्या है, H2 है। तो ये हमारे पास सिंपल क्या है, एक अमीनो एसिड है। और जब हम इसके सीक्वेंस में अमीनो एसिड रेजिड्यू के फॉर्म में लिखते हैं, इसको चेन की फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या होता है, यहाँ से OH वाला वो सीन पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड बनने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक और अमीनो एसिड, उसका एक H, फिर उसके बाद C, फिर R, फिर H, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, OH। हम इसको ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। हम समझते हैं कि इस तरह की स्ट्रेट चेन होगी, असल में इस तरह की स्ट्रेट चेन नहीं है। वो कैसे, कि अगर हम इस कौन से वाले कार्बन, इस अमीनो एसिड का जो अल्फा कार्बन है, कौन से वाला कार्बन है, जो अल्फा कार्बन है, जो सेंट्रल कार्बन को देखें तो कोई भी अमीनो एसिड है उस पे देखो, यहाँ पे इस कार्बन पे हमारे पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड है। कितने ग्रुप्स अटैच्ड है, 4 डिफरेंट ग्रुप्स है। एक सेंट्रल कार्बन है जिसपे 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन वाला सीन आता है केमिस्ट्री के लिहाज से, वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और हम वो कहते हैं कि यहाँ पे जो ज्योमेट्री बनती है वो टेट्राहीड्रल बनती है। वो क्या बनती है, टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री बनती है। और टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री में जो एंगल है वो तकरीबन 109.5 डिग्री होता है। अब इसमें देखो एक्सेप्शन वगैरह है, वैसे एक जनरल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। तो ये जो है ये ऐसे नहीं दिखेगा, बल्कि ये हमें कुछ इस वाले स्ट्रक्चर में दिखेगा। ऐसे ही है ना, टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री में ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर में दिखेगा जिसमें टेट्राहीड्रल फॉर्म बन जाएगा ऐसे। तो ये इसी सीन की वजह से हमारे पास ऐसे स्ट्रेट नहीं होती, ठीक है। ये चीज हमारे पास ऐसे स्ट्रेट नहीं होती। बीटा शेड्स में इसकी शेप थोड़ी सी चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो मैं वो जो चेंज शेप है कि ये किस तरीके से चेंज हो जाती है, उस चीज को यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ। वहां से आपने सारी चीजें समझनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बेटा स्ट्रैंड जो है वो बनाते हैं केमिस्ट्री के हवाले से, फिर उसको समझेंगे। बीटा स्ट्रैंड है, कोई भी पॉलीपेप्टाइड हो, उसका एक एन टर्मिनस होता है, एक सी टर्मिनस होता है, सबको पता है। एन टर्मिनस से स्टार्ट होता है, सी टर्मिनस पे एंड होता है, कोई भी पॉलीपेप्टाइड हो। तो यहाँ से मैं किससे स्टार्ट कर लेता हूँ, एन टर्मिनस से स्टार्ट करूंगा। तो ये हमारे पास एक H है, उसके साथ एक N है और एक और N है, ठीक है। अब ये क्या है, NH2, ये इसी से मैं स्टार्ट करता हूँ। अब ये N किसके साथ जुड़ा होगा, किसके साथ जुड़ा होगा, ये हमारे पास जुड़ा होगा सी अल्फा के साथ, और वो सी अल्फा जुड़ा है आर के साथ, ऐसे ही है। और ये सी अल्फा दोबारा से जुड़ा हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ के साथ। ये क्या है, ये हमारे पास, मैं यहाँ से इसको बता देता हूँ। ये सी अल्फा है, उसके साथ आर है, एक H है। यहाँ पे जितने भी आर है इसके साथ समझ जाना कि H भी है। H2 में नहीं ड्रा कर, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ, OH है, और यहाँ पे H2 है। यही चीज है। अगर इसको मैं पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में लिखता हूँ तो यहाँ पे एक और N होगा, उसके साथ H होगा, फिर उसके साथ सी अल्फा होगा, उसके साथ R होगा, उसके साथ फिर H होगा, फिर सी डबल बॉन्ड O, ऐसा ही होगा। उसके बाद फिर एक NH होगा, मतलब पॉलीपेप्टाइड है, उसके साथ फिर एक NH है, फिर CR है, उसके साथ H है, और ये सी डबल बॉन्ड O, और इस तरीके से ये चलता चला जाता है। तो इसी चीज को मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये जो हो ज्योमेट्री के लिहाज से मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है। इस फॉर्म में ये चीज ऐसे मैं एक स्ट्रैंड, एक सीक्वेंस जो है उसको ड्रा कर रहा हूँ। तो 2-3 को समझने के बाद आगे खुद ब खुद समझ आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या हुआ, एक हमारे पास एक अमीनो एसिड रेसिड्यू हो गया। अब इस कार्बन के साथ फिर से क्या जुड़ा है, N, और उसके साथ H जुड़ा है, उसके साथ इस N के साथ दोबारा से C जुड़ा है, और उसके साथ R जुड़ा है। उसके बाद यहाँ पे देखो तो इसके साथ फिर से इस C के साथ क्या जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O। उसके बाद ये C दोबारा से N के साथ जुड़ा है, वो फिर से H है, उसके दोबारा से ये C, ये R, उसके बाद ये फिर से C डबल बॉन्ड O, और इस तरीके से ये चीज आगे हम बढ़ाते जा रहे हैं। ये बीटा स्ट्रैंड है। ये क्या हमारे पास एक बीटा स्ट्रैंड है जिसमें जिगजैग ये हमारे पास अरेंज हुए मॉलिक्यूल्स ड्यू टू टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री, याद रखना। तो ये C हो गया। अब इस C के बाद क्या आएगा, दोबारा से एक N के साथ ये जुड़ा होगा NH, वो NH दोबारा से एक CR के साथ जुड़ा होगा, उसके बाद ये CR दोबारा से C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा होगा, ये C डबल बॉन्ड O फिर पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा NH के साथ, ठीक है। वो NH दोबारा से CR के साथ जुड़ा है, और ये यहाँ से C डबल बॉन्ड O, और ये चीज चलती जा रही है। तो इसको मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि ये N से शुरू हो रहा है और C की तरफ निकल रहा है, ठीक है। तो ये N2C हो गया, ये इसका C टर्मिनस है, ये इसका N टर्मिनस है। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है,
कि अब देखो एक अमीनो एसिड हमारे पास क्या है, ये वाला, किधर गया मेरे पास रेड मार्कर। एक अमीनो एसिड हमारे पास ये वाला है, मैं इसके हवाले से कह देता हूँ। एक अमीनो एसिड ये वाला है, एक अमीनो एसिड जो रेजिड्यू है वो ये वाला है, एक अमीनो एसिड रेजिड्यू ये वाला है, उसके बाद एक अमीनो एसिड रेजिड्यू ये वाला है, उसके बाद एक अमीनो एसिड रेजिड्यू ये वाला है। मैंने 5 अमीनो एसिड रेजिड्यू जो है वो ड्रा किए। तो अब अगर हम गौर से देखते हैं, जो पहले अमीनो एसिड का अगर आर डाउनवर्ड है तो दूसरे अमीनो एसिड का जो आर है वो क्या है, अपवर्ड है। वो क्या है, अपवर्ड है। इसी तरह जो तीसरे अमीनो एसिड का आर है वो डाउनवर्ड है और चौथे अमीनो एसिड का आर जो है वो अपवर्ड है। तो इसका मतलब क्या है कि हर जो हमारे पास अमीनो एसिड है, एडजेसेंट अमीनो एसिड, उसके उल्टा है। मतलब अगर एक आर नीचे है तो दूसरे के ऊपर है। अगर एक का आर हमारे पास ये बोर्ड के बाहर आ रहा है तो दूसरे का आर बोर्ड के अंदर जा रहा होगा। ठीक है, मतलब अगर एक का आर इस तरफ है तो दूसरे का आर इस तरफ होगा। और सेम केस इसके साथ भी है। ये सी डबल बॉन्ड ओ जो है, अगर इसका ऊपर है तो इसका नीचे है, इसका ऊपर है तो इसका नीचे है, इसका ऊपर होगा तो अगले का नीचे होगा। ये चीज है। और ये हमारे पास ये जो जिगजैग फॉर्म है हमारे पास, इस तरीके से ये स्ट्रैंड बनता है। इस स्ट्रैंड को बोलते हैं बीटा स्ट्रैंड। इसको क्या बोलते हैं हम, बीटा स्ट्रैंड। और बीटा शीट्स बनाने के लिए कम से कम कितने होने चाहिए, 2 और मोर देन 2। ये बात समझ आ गई। अब ये हो गया हमारे पास बीटा स्ट्रैंड। अगर हम बात करें कि ये जो बीटा स्ट्रैंड है इसको हम स्कीमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हमने इसको अगर स्कीमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो स्कीमेटिक के लिए हम क्या करेंगे, ब्रॉड एरो डालना है ऐसे। ये क्या है हमारे पास, एक ब्रॉड एरो है और उसका एक तीर वाला निशान बना देंगे ऐसे। एरो बन गया। अब इस एरो में ये जो इसकी टेल है, जो एरो की टेल है वो शो करती है एन को। किसको शो करती है, एन को। और ये हमारे पास जो इसकी हेड, जो एरो का हेड है वो शो करते हैं सी टर्मिनस को। मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड है, ये जो पेप्टाइड सेगमेंट है, ये जो बीटा स्ट्रैंड है, इसका ये जो टेल है वो एन को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो उसका हेड है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमारे पास सी टर्मिनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चीज समझ आ गई, इतना बहुत है फिलहाल। अब मैं ड्रा करूंगा यहाँ पे 2-3 स्ट्रैंड्स। वो कैसे है कि हमारे पास बिलफर्ज है, हमारे पास ये एक स्ट्रैंड है, ठीक है। दूसरा स्ट्रैंड कैसे आ सकता है, ऐसे। दूसरा स्ट्रैंड उसके एंटी पैरेलल हो सकता है। पैरेलल एंटी पैरेलल को हमने अभी समझना है कि एंटी पैरेलल क्या है। अब ये हमारे पास एक स्ट्रैंड है, ये क्या है, N to C एक स्ट्रैंड जा रहा है। अब जब दूसरा स्ट्रैंड अगर वो C to N आ रहा हो, मतलब ये क्या N to C है ना। दूसरा स्ट्रैंड मैं कहता हूँ कि यहाँ पे C हो और उसके यहाँ पे N हो, मतलब इसके बिल्कुल उलट हो जाएगा। इसके क्या हो जाएगा, बिल्कुल उलट हो जाएगा कि अगर ये N to C है तो वो C to N, वो उसका एंटी पैरेलल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल हो जाएगा। अब एंटी पैरेलल स्ट्रैंड क्या होगा, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड का मतलब ये है कि अगर ये N to C जा रहा है, मतलब इसका ये कोना N है, दूसरा C है, तो दूसरे स्ट्रैंड का ये वो कोना C रखना है, वो वाला N रखना है। अब C रखने का मतलब क्या होगा कि जैसे यहाँ पे हमारे पास आखिर में C से एंड हो रहा है तो यही से हम स्टार्ट करेंगे कि ये C है, ये डबल बॉन्ड O है, मतलब ये इस तरफ से जा रहा है, आगे C की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से अब ये किसके साथ कनेक्ट है, C R के साथ, और वो कनेक्ट होगा N और H के साथ। बाकी वही सेम तरीका है, ये दोबारा से कनेक्ट होगा C डबल बॉन्ड O के साथ, ये दोबारा से कनेक्ट होगा C R के साथ, ये फिर कनेक्ट होगा N H के साथ। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक एंटी पैरेलल स्ट्रैंड हो गया। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड, इसको थोड़ा मैं आगे और बढ़ा देता हूँ। ये NH के साथ कनेक्टेड है तो ये C डबल बॉन्ड O, फिर से ये Cr हो गया और ये दोबारा से N, और ये क्या हो गया, H हो गया, और ये आगे कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, C, मतलब ये यहाँ से शुरू हुआ N और ये आते 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 इसका ये C टर्मिनस बन गया। तो ये इसका क्या है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है। इस चीज को ये कोई मुश्किल के, इसमें जो मेन चीज है कि बीटा शीट्स बनती कैसे, वो चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास एक N to C, ये वाला क्या है N से C की तरफ, और ये वाला क्या है C से, मतलब N से C एंटी पैरेलल है। डायरेक्शन दोनों की चेंज है, एक की डायरेक्शन ये है, दूसरे की डायरेक्शन ये है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। इसी तरीके से मैं दोबारा से मतलब एक पैरेलल जो है वो जोड़ा भी ड्रा करता हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझने के लिए, क्योंकि बीटा शीट्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है। तो हमारे पास हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझनी है, उसके लिए देखो दोबारा से मैं ये एक साथ ड्रा कर रहा हूँ। ये कहां से शुरू होगा, ये
H N, ये H C R। ये मैंने देखो दो स्ट्रैंड और ड्रा कर लिए। अगर इस स्ट्रैंड को देखें तो ये एन टर्मिनस से शुरू हो रहे दोनों, और एंड किस पे हो रहे हैं, सी टर्मिनस पे। दोनों किस पे एंड हो रहे हैं, सी टर्मिनस पे एंड हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझो, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर मैं इन दो स्ट्रैंड को दे रहा हूँ, एक क्या है, पैरेलल और एंटी पैरेलल। ये हम इन दो स्ट्रैंड को देख रहे हैं, एक पैरेलल है, दूसरा उसका एंटी पैरेलल है। तो अब अगर यहाँ पे देखते हैं हम, तो यहाँ से देखो ये जो ऑक्सीजन है, इसको भी मैं बना देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और ये आ रहा है आगे से। तो अब अगर देखो तो ये वाला ऑक्सीजन जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरीके से ये H इसके साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। इसको देखो तो ये वाला इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, और ये वाला इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से बता रहा हूं किसके दरमियान बन रहा है, अमाइड हाइड्रोजन के दरमियान बन रहा है, क्योंकि ये हाइड्रोजन कोई आम हाइड्रोजन नहीं है। ये किसका पार्ट है, ये अमीनो का पार्ट है, इस अमाइड का पार्ट है, अमाइड बॉन्ड का पार्ट है। तो ये उस हाइड्रोजन और ये जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन है, ठीक है, ये वाला क्या है, कार्बोनाइल ऑक्सीजन, उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अल्फा हेलिक्स में भी इस चीज को डिस्कवर कर चुके हैं। तो ये इन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए। इसी तरीके से अगर हम पैरेलल स्ट्रैंड्स को देखते हैं तो ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेंगे। ये हमारे पास क्या है, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। इसी तरीके से ये एक अलग है, ये वाला अलग है। ये कोई नंबरिंग कोई खास, मैं कोई कंसेप्चुअल नंबरिंग नहीं है, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अलग अलग रेजिड्यूज है। हो सकता है कि ये पहला हो तो ये दूसरा कोई 78वें के सामने आ रहा है, वो चेन पे डिपेंड करता है। लेकिन सिर्फ नंबरिंग में इसलिए दे रहा हूँ ताकि डिफरेंशिएट हो सके कि ये वाला अमीनो एसिड अलग है, ये अलग है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है वो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। जबकि ये वाला इसका जो सी डबल बॉन्ड ओ है वो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ये NH है और ये सी डबल बॉन्ड ओ है। इसी तरीके से अगर यहाँ देखें तो ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जबकि ये वाला बनाएगा इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ भी बने, हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पे भी बने, तो इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हमारे पास अगर ये एक शीट है, ये दूसरी शीट है, तो उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से एक दूसरे के साथ क्या है, स्ट्रक्चर बीटा शीट्स की स्ट्रक्चर में आएगा, मतलब ये एक अलग से शीट्स की फॉर्म में आ जाएगा। मेन चीज यहाँ पे जो समझने वाली है वो ये नहीं है कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो, तो सबको पता है। मेन चीज ये है कि जब हम देखते हैं किसको, हम देखते हैं एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स को। किसको, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स में देखो तो ये हमारे पास बिलफर्ज यहाँ से क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक अमीनो एसिड का कोई रेजिड्यू, मतलब एक ही अमीनो एसिड का रेजिड्यू है। उस अमीनो एसिड का जो रेजिड्यू है उसका ये देखो NH जो है वो सी डबल बॉन्ड ओ इसके साथ बॉन्ड क्या बना रहा है, इसके साथ बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके साथ क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। जबकि उसी अमीनो एसिड का जो ऑक्सीजन है वो दूसरे उसी अमीनो एसिड के नाइट्रोजन वाले ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन। कैसे, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर ये एक अमीनो एसिड है तो इसके दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो दूसरे स्ट्रैंड के भी सेम अमीनो एसिड से बनेंगे। क्या है कि अगर ये कोई एक अमीनो एसिड है तो उसके जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, अगर एक अमीनो एसिड है इसके ये वाला भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, उसका सी पार्ट भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लेकिन वो एक अमीनो एसिड दूसरे स्ट्रैंड पे भी सिर्फ एक ही अमीनो एसिड के दोनों पार्ट के साथ क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। इस चीज को समझो। ये देखो कोई दूसरा अमीनो एसिड रेजिड्यू है, उसका जो कार्बोक्सिलिक एंड है वो इस वाले अमीनो एसिड के NH के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, जबकि उसके जो NH ग्रुप है वो इस वाले के कार्बोक्सिलिक एंड के साथ ग्रुप वो बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ, मतलब एक अमीनो एसिड एक अमीनो एसिड को टारगेट कर रहा है। लेकिन जब बात आती है पैरेलल स्ट्रैंड्स की, अब ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये दोनों स्ट्रैंड्स क्या है, पैरेलल। तो अब इधर देखो, ये पहला अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, ठीक है। ये वाला क्या है हमारे पास, ये दूसरा अमीनो एसिड हुआ, मतलब ये कोई अमीनो एसिड, उसके ये सी टर्मिनस है, ये उसका अल्फा कार्बन है, और ये उसका क्या है, अमीनो ग्रुप है। अब ये वाला अमीनो ग्रुप जो है वो एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है इस अमीनो एसिड के साथ, इस अमीनो एसिड के साथ,
इस वाले अमीनो एसिड के साथ बिल्कुल जिसको मैंने नाम 1 दिया हुआ वो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ये देखो इस C डबल बॉन्ड O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, जबकि उस अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक एंड है वो किस वाले अमीनो एसिड के साथ बॉन्ड बना रहा है, वो बना रहा है हमारे पास इस अमीनो एसिड के साथ। ये जो अमीनो एसिड नंबर 3 है मतलब एक अलग अमीनो एसिड है, ये एक जो अमीनो एसिड है एक स्ट्रैंड का वो दूसरे स्ट्रैंड के डिफरेंट अमीनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं इन केस ऑफ पैरेलल बीटा स्ट्रैंड्स। पैरेलल बीटा स्ट्रैंड्स में क्या होगा कि एक स्ट्रैंड के जो अमीनो एसिड है वो दूसरे स्ट्रैंड के जो ऑपोजिट उसका स्ट्रैंड होता है उसके दो डिफरेंट अमीनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पर देखो तो ये दूसरे अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसने इस वाले के साथ NH ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ है, जबकि इस वाले अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक एंड है उसने जाके इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ है। तो बताने का मकसद क्या है, जो इम्पोर्टेंट मकसद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हवाले से वो ये है कि जब बात हो एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड्स की, तो एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड्स में एक ही स्ट्रैंड के जो अमीनो एसिड है वो दूसरे स्ट्रैंड के एक ही अमीनो एसिड के साथ दोनों बॉन्ड बनाता है। मतलब ये अगर दूसरे नंबर पे है ये भी एक अमीनो एसिड है, ये भी दूसरे नंबर पे ये एक अमीनो एसिड है, तो दोनों जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो दूसरे स्ट्रैंड के एक ही अमीनो एसिड पे बनते हैं। एक उसी के कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे हमारे पास NH ग्रुप आता है और इसी के NH ग्रुप पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता है, मतलब दोनों से एक ही अमीनो एसिड इन्वॉल्व हो जाता है। जब बात आती है पैरेलल बीटा स्ट्रैंड्स की, तो पैरेलल बीटा स्ट्रैंड्स में हमारे पास एक स्ट्रैंड का अमीनो एसिड अपना एक बॉन्ड दूसरे स्ट्रैंड के डिफरेंट अमीनो एसिड के साथ बनाता है और एक बॉन्ड डिफरेंट अमीनो एसिड के साथ बनाता है। ये डिफरेंस है पैरेलल और एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड्स में। ये चीज याद रखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डिफरेंस है। वहां पे सेम अमीनो एसिड थे, मतलब एक अमीनो एसिड दूसरा अमीनो एसिड दोनों बॉन्डिंग एक ही अमीनो एसिड के ऊपर हो रहे थे। यहाँ पे अगर एक अमीनो एसिड को हम कंसीडर करते हैं तो वो अपना एक जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो डिफरेंट अमीनो एसिड के साथ बनाता है, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड डिफरेंट अमीनो एसिड के साथ बनाता है। अगर हम इसी को कंसीडर कर लेते हैं तो ये अपना एक जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इस अमीनो एसिड के साथ बना रहा है, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड वो इस वाले अमीनो एसिड के साथ बना रहा है। तो ये थोड़ी सी डिफरेंसेस थी। ये हमारे पास मेन चीज है जो बीटा शीट्स में समझ नहीं आती कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसमें चेंजिंग कैसे आती है। ठीक है, उसमें क्या आ जाती है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की चेंजिंग है कि जब एंटी पैरेलल हो तो हम कहते हैं कि एक अमीनो एसिड पे दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, जबकि जब पैरेलल स्ट्रैंड्स तो हम कहते हैं कि डिफरेंट अमीनो एसिड पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो होप सो कि उस चीज की समझ आ गई होगी कि वो कैसे बनते हैं। इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन में जो चीज थी वो यही थी कि बीटा स्ट्रैंड्स हमारे पास क्या होते हैं, पैरेलल और एंटी पैरेलल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है। तो ये तो चीज हो गई। उसके बाद अगर स्कीमेटिक डायग्राम देखें तो देखो ये क्या है, एक स्कीमेटिक डायग्राम है कि ये एक स्ट्रैंड क्या है, ये एक स्ट्रैंड है। इसी तरीके से अब दो बातें हो सकती है। अल्फा हेलिक्सेस में जब हम बात करें तो एक ही स्ट्रैंड के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती थी। अल्फा हेलिक्सेस में क्या एक ही स्ट्रैंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती थी। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरीके से हो सकती है। एक हमारे पास होती है इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक क्या होती है, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसके केस में, बीटा शीट्स के केस में। बीटा शीट्स के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरीकों से हो सकती है, एक इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक हमारे पास है इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक क्या है हमारे पास, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब ये क्या सीन है, इधर देखो, अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास एक स्ट्रैंड है, ये वाला पॉलीपेप्टाइड का एक स्ट्रैंड है, और वही जो स्ट्रैंड है वो दोबारा से मुड़ के ऐसे आ जाए, मतलब ये एक ही स्ट्रैंड है, लेकिन उसमें अगर इस रीजन को देखें तो ये एक दूसरे के साथ क्या बीटा शीट्स बना सकते हैं। और हो सकता है कि ये बना ले, ये एक इधर जा रहा है, फिर ये एक इधर आ रहा है, फिर ये एक इधर जा रहा है, तो एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ आ रहा है, एक इस तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे देखो बीटा स्ट्रैंड्स बनने की पॉसिबिलिटी है ना, बीटा स्ट्रैंड बनने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे बीटा स्ट्रैंड्स बनेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनेंगे। ऐसा ही है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, लेकिन वो कौन से वाले हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वो होगी इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो व्हाट इज इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो वाले हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो सेम पॉलीपेप्टाइड में बीटा शीट्स जब बनती है तो वहां पे बने, ये सेम ही पॉलीपेप्टाइड है, तो यहाँ पे क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। और ये जो यहाँ पे लूप्स आ रहे हैं ना, ये बीटा लूप्स होते हैं, बीटा टर्न्स होते हैं, इसके बारे में किसी और दिन डिस्कस करेंगे। अभी हमने ये बीटा शीट्स को देखना है। तो ये बीटा शीट्स में ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ये भी पॉसिबल है कि एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन जो है
वो मुड़े तुड़े और उसके बाद इस तरह के स्ट्रक्चर में आ जाए तो वहाँ पे बीटा शीट्स बनने की पॉसिबिलिटी हो तो वो बीटा शीट्स बन जाए, वो होगी इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। या ये भी हो सकता है कि एक हमारे पास पॉलीपेप्टाइड ये हो, एक पॉलीपेप्टाइड ये हो, ये दोनों इस रीजन में एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, यहाँ पे भी बीटा शीट्स बनते हैं। लेकिन ये वाले जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये विद इन टू डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स हैं, तो ये हमारे पास होगी इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन टू डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। जबकि हमारे पास इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन सेम पॉलीपेप्टाइड, तो सेम पॉलीपेप्टाइड के लिए इस सिनेरियो में आता है, और जो इंटर हमारे पास डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स है, मतलब ये कोई और पेप्टाइड है, ये कोई और पेप्टाइड है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के पास यहाँ आके मिल जाते हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, तो हमारे पास क्या है, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये इंटर हो चाहे इंट्रा हो, ये पैरेलल में भी हो सकती है, मतलब ये ऐसे भी हो, पैरेलल में भी हो सकती है। कि एक हमारे पास है, इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करते हैं, ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये बिलफर्ज हमारे पास ये एक क्या है, एक शीट है और ये एक पैरेलल है। अब पैरेलल में देखो, बता तो मैंने दिया कि कैसे हमारे पास होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटर भी हो सकती है, इंट्रा भी हो सकती है। अगर हमारे पास वो इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इट्स मीन कि ये इसका क्या है, एन टर्मिनस है, ये क्या है इसका एन टर्मिनस है, ये इसका क्या है सी टर्मिनस है। इसी तरीके से ये वाला एन टर्मिनस है और ये वाला सी टर्मिनस है। तो हो सकता है कि ये पॉलीपेप्टाइड यहाँ से कहीं आ रहा हो, ठीक है, और ये फिर यहाँ से ऐसे जुड़े, यहाँ से जुड़ा हो और यहाँ से फिर आगे जा रहा हो, ये इसका सी टर्मिनस बन रहा हो। तो अब ये देखो एक ही स्ट्रैंड के अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो वो होगी हमारे पास क्या, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। या ऐसे भी हो सकता है कि अगर एंटी पैरेलल हो, एक इस ये हो दूसरा ये हो, तो यहाँ पर तो सेम सीन है, यहाँ पे एक सिंपल लूप बनेगा, ये एक लूप बन गया, तो ये एन टर्मिनस और ये इसका सी टर्मिनस हो जाएगा, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग बन जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग बन जाएगी। इसी तरीके से टू डिफरेंट स्ट्रैंड जो है वो भी टेक पार्ट कर सकते हैं बीटा शीट्स में, किसमें, बीटा शीट्स की बॉन्डिंग में। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज थी कि इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बीटा शीट्स में बनती कैसी है, बीटा शीट्स की ज्योमेट्री कैसे और ऐसी होती है, ये प्लीटेड शीट्स कैसे बनते हैं। प्लीटेड का मतलब होता है तय लगाना। जैसे मेरे पास एक पेपर है, ठीक है, ये एक पेपर है, तो इस पेपर को मैंने तय लगाया, इसके अलग अलग मैंने तय लगा दी। अब अगर इसको मैं देखूंगा तो ये प्लीटेड स्ट्रक्चर बन जाता है, ये क्या हो जाता है, प्लीटेड स्ट्रक्चर बन जाता है। तो जो हमारे पास शीट्स हैं वो भी हमारे पास क्या होती हैं, प्लीटेड स्ट्रक्चर होती है, क्या होती है, प्लीटेड स्ट्रक्चर होती है। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि इसके जो आर ग्रुप्स हैं या इसके जो सी डबल बॉन्ड ओ वाले ग्रुप्स हैं जितने भी हैं, वो एडजेसेंट अमीनो एसिड पे क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट, अगर एक ऊपर है तो दूसरा नीचे, अगर एक ऊपर है तो दूसरा नीचे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है ना, वो जो बैकबोन है वो इस तरफ जा रहा है ना, ये बैकबोन पॉलीपेप्टाइड का जा रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे बन रही है, मतलब ये दो पॉलीपेप्टाइड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनके दरमियान बन रही है, तो एक डायरेक्शन इधर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डायरेक्शन इधर है। तो बीटा शीट्स के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं परपेंडिकुलर। बीटा शीट्स के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। जबकि अगर हम देखें किसमें, अल्फा हेलिक्सेस में हमने देखा था कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो अलोंग द एक्सिस थी, वो क्या थी, अलोंग द एक्सिस। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, परपेंडिकुलर टू द बैकबोन। ये क्या है, इसकी बैकबोन, ये जो पॉलीपेप्टाइड इसको बैकबोन बोलते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बैकबोन, किस बैकबोन के 90 डिग्री पे या उसके परपेंडिकुलर होती है। ये चीज हो गई। उसके बाद इसकी एक और नेचर, वो अल्फा हेलिक्सिस की भी नेचर है और इसकी भी नेचर है, और वो नेचर क्या है, वो नेचर है हमारे पास एम्फीपैथिक नेचर। क्या है, एम्फीपैथिक नेचर। अब एम्फीपैथिक नेचर क्या है, हमारे पास ऐसी नेचर जिसमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों क्वालिटीज हो। अब वो नेचर मतलब ये दोनों कैसे कैरी कर सकता है, डिपेंड करता है इस आर पे। किस पे करता है, आर पे करता है। बिलफर्ज यहाँ पे कोई हाइड्रोफोबिक आर हो, कोई हाइड्रोफोबिक पार्ट लगा हो, कोई हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड हो, तो उसका आर पार्ट जो है वो लिपिड वगैरह के साथ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस कर सकता है। अगर यहाँ पे कोई हाइड्रोफिलिक पार्ट लगा हो, मतलब ये तो बहुत बड़ी चेन है ना, तो इस पे ये जो आर ग्रुप्स हैं, अगर उसमें हाइड्रोफिलिक पार्ट्स भी हो सकते हैं, उसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट्स भी हो सकते हैं, तो उस चेन पे दोनों पार्ट्स अवेलेबल होते हैं, इसकी वजह से वो एंटीपैथिक इन नेचर होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर था उसमें भी आर ग्रुप्स है, तो उन आर ग्रुप्स के बेस पे हम कहते हैं कि वो आर ग्रुप जो है वो हाइड्रोफिलिक भी हो सकते हैं, हाइड्रोफोबिक भी हो सकते हैं। तो इसकी वजह से इनकी नेचर क्या हो जाती है, एंटीपैथिक इन नेचर हो जाते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं
तो बीटा शीट्स के सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारे पास फ्लेवोडॉक्सिन। क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैरियर में इस चीज को याद किया होगा आपने बैक्टीरिया के केस में। फ्लेवोडॉक्सिन क्या है? मुकम्मल के मुकम्मल हमारे पास बीटा शीट्स हैं। क्या है? बीटा शीट्स हैं। इसी तरीके से हमारे पास सिल्क प्रोटीन का तो नाम सुना होगा, तो सिल्क जो है वो भी बीटा शीट की एग्जांपल है। इसी तरीके से हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये एक एंजाइम है जो कि CO2 को कन्वर्ट करता है कार्बोनिक एसिड में रेस्पिरेशन के केस में। तो वहां पर भी वो क्या है? मिक्स्ड बीटा शीट्स है, मतलब कुछ पैरेलल होंगी, कुछ एंटी पैरेलल होंगी, कुछ पैरेलल होंगी, कुछ एंटी पैरेलल होंगी। तो ये तीनों एग्जांपल है बीटा शीट्स की। इसी तरह अल्फा की जो एग्जांपल है अल्फा हेलिक्सिस की, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जहां पे डिस्कवर हुआ था अल्फा केराटिन जो प्रोटीन है वो है। इसी तरीके से अल्फा मायोग्लोबिन है, वो सारी की सारी क्या होती है? अल्फा हेलिक्सिस पे मुश्तमिल होती है।